अस्सलाम वालेकुम बेटा, सेकंड ईयर वालों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? बेटा आपको पता है कि आजकल ये जो कोरोना वाला मसला है और अब रिसेंट डेज़ में ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप इस मामले में गवर्नमेंट का, अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने पेरेंट का साथ दें और स्टे होम और स्टे सेफ़ वाली बात को ज़रूर फॉलो करें। आपकी आसानी के लिए ये काम इस तरह से शुरू किया गया है कि आपको वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएं, तो इनका फ़ायदा उठाएं आप इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद करें। अच्छा, तो कैसे जा रही है बेटा पढ़ाई, कैसे जा रही है? अब सेकंड ईयर का आपका जो सेकंड चैप्टर है ये करीब ख़त्म होने वाला ही है, एक दो टॉपिक के बाकी। अब तक बेसिक्स इनऑर्गेनिक की करीब हमने सारी पढ़ ली हुई हैं, आपको पता है। अगर इसमें कोई शक वाली बात है, कोई चीज़ें कंफ्यूज करती हैं या कोई चीज़ें क्लियर नहीं हैं, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, लेक्चर को दोबारा देख लें, बुक से रिवाइज़ कर लें। अगर मामला फिर भी हल नहीं होता, कोई परेशानी है किसी किस्म की, तो ऑब्वियसली आप अपने इंचार्जेस को फ़ोन करके आप चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो बेटा अब शुरू करते हैं। हम दोबारा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोडियम की मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअली सोडियम मेटल की। अच्छा, इससे पहले लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंपाउंड्स, जो कुछ फेमस एक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोक्साइड्स हो गए, ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रेट हो गए, सल्फेट्स वगैरह हो गए। ये डिस्कस हुए थे लास्ट टाइम। एक काम करते हैं, उन पे थोड़ा सा एक नज़र एक दफ़ा दोबारा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, 1 मिनट में ज़रा जल्दी से एक गो थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपने नए लेक्चर पे, आज के लेक्चर पे, जो कि सोडियम की मैन्युफैक्चरिंग है डाउन सेल से, उसके ऊपर आते हैं। बेटा लास्ट टाइम जो हमने देखा था ना, वो उसको आप थोड़ा सा यूँ करके चीज़ों को लिख सकते हैं याद रखने के लिए। लाइक आप एक कॉलम सा बना सकते हैं, ऐसे कॉलम बनाएं और यहाँ पे आप शॉर्टकट में अल्कली मेटल और यहाँ पे शॉर्टकट में अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपके लिए सिर्फ याद रखने के लिए, इसलिए शॉर्टकट में कह रहा हूँ। तो हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी? हमने अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की दो चीज़ें, ऑक्साइड, कार्बोनेट, दूसरा जो थे हाइड्रोक्साइड वगैरह, जो भी कुछ था, जो भी कंपाउंड्स थे, उनकी हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। क्या था? एक था उसकी सॉल्युबिलिटी और दूसरी चीज़ क्या थी? उसकी स्टेबिलिटी। ऐसे ही है। और इसी तरह यहाँ पे भी इसकी सॉल्युबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक हो गया? एक लाइन यहाँ पे दरमियान में ऐसी भी लगाई जा सकती है। ठीक हो गया बेटा? ये 4 चीज़ें थी ना जो डिस्कस हुई थी। तो मिसाल के तौर पे सबसे पहले था ऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स में आपने बल्कि 2 चीज़ें पढ़ी थी, इसकी बेसिसिटी पढ़ी थी। ऑक्साइड्स में बेसिसिटी पढ़ी थी आपने। तो ऑक्साइड की बेसिसिटी का ट्रेंड क्या था? टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग था। ऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी थी या स्टेबिलिटी थी, इसका ट्रेंड क्या था? अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा है। इसका ट्रेंड क्या था? इसका ट्रेंड भी इंक्रीजिंग था, टॉप टू बॉटम। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ शॉर्टली याद रखने के लिए कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ऐसे ही था। अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में क्या था? वो भी यही था, उसका भी सेम था, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, और इसी तरह ग्रुप में ये भी इंक्रीज। देखें शॉर्टली मैंने लिख ली है। अब आपको एक नज़र में जब आपने रिवाइज़ करना होगा, तो आप अगर इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं इस कॉलम के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्साइड्स का ट्रेंड क्या था। अच्छा, इसी तरह आप दूसरी तरफ आ जाएं। अगला था आपका हाइड्रोक्साइड्स। तो हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी क्या थी, सॉल्युबिलिटी क्या थी और स्टेबिलिटी क्या थी इसकी? हाइड्रो ऑक्साइड्स। ये भी टॉप टू बॉटम, इसके केस में क्या थी? इंक्रीजिंग थी।
और इसकी स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी के केस में अल्कली मेटल के केस में टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग थी और दूसरे केस में अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी इंक्रीजिंग है। ठीक हो गया। और मैंने आपको इसमें मार्क करवाया था, MCQs वगैरह जो थे वो साथ मैंने आपको बताए हुए थे। अच्छा जी, और उसके बाद स्टेबिलिटी क्या थी? स्टेबिलिटी का इफेक्ट भी इसका टॉप टू बॉटम वो यही था कि वो स्टेबल थे सिवाय सिर्फ के अल्कलाइन अर्थ मेटल के। अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो लिथियम हाइड्रोक्साइड था वो फॉलो कर रहा था सेकंड इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल को, वो स्टेबल नहीं था। ठीक हो गया जनाब? ठीक हो गया। अच्छा, इसके केस में स्टेबिलिटी इसकी क्या थी? ये स्टेबल था और सॉल्युबिलिटी इसकी टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही हो रही थी और इसी तरह इसकी जो स्टेबिलिटी थी वो भी इसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के अलावा ये स्टेबल था। इसको शॉर्टली यूँ लिख देता हूँ ताकि आप जो एक्सेप्शन वाली केस है वो जहन में रखें। वैसे ही कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले जो थे वो स्टेबल नहीं थे, बाकी ये स्टेबल था। अच्छा जी, कार्बोनेट्स के केस में क्या हो रहा था? इनकी जो सॉल्युबिलिटी थी ये इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी? टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज हो रही थी। ठीक हो गया? अच्छा, और जब स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे तो कार्बोनेट इसके सारे के सारे स्टेबल थे और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में साथ में लिथियम हाइड्रोक्साइड में इस वक्त पेज नंबर 29 पे हूँ, ये जो बातें डिस्कस कर रहा हूँ। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट थे ये स्लाइटली सॉल्युबल हैं, ये डिक्रीज है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया? उसके बाद आए इसके स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी के केस में क्या हो रहा था कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स हैं वो अनस्टेबल और ये स्टेबल थे। ठीक हो गया जी? तो उसके कार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन हो रहा था कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा था और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। अच्छा जी, नाइट्रेट्स के केस में आए ज़रा। ये भी टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग था। अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में भी टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग था और इसके केस में जो स्टेबिलिटी थी इसकी वो है, यानी जो ब्रेकडाउन इनके दोनों केसेस में हो रहा है। फ़र्क किस चीज़ का आ रहा था? उसके ऑक्साइड्स का फ़र्क आ रहा था। उसमें बना आ रहा था नाइट्राइट और उसमें साथ में बना रहा था सिंपल ऑक्साइड और साथ में NO2 गैस। ऑक्साइड प्लस NO2 गैस और यहाँ पे क्या बना रहा था? नाइट्राइट्स एक्सेप्ट लिथियम। अब ये वाली बातें आप खुद ऐड करें साथ में। अच्छा जी बेटा, सल्फेट के केस में क्या हो रहा था? टॉप टू बॉटम अल्कली मेटल्स में इंक्रीजिंग, अल्कलाइन अर्थ मेटल में डिक्रीजिंग। ठीक हो गया? और इसकी जो स्टेबिलिटी थी ये उसने बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं की थी, तो ठीक है हम उसको भी नहीं करेंगे, हम भी सॉल्युबिलिटी तक बात रखेंगे जितना उसने कहा हुआ है। इस तरह का अगर आप छोटा सा टेबल बना लेना सामने तो आपको आसानी हो जाएगी, एक नज़र में आप उसमें से गो थ्रू कर सकते हैं चीज़ों को। बाकी बातें इसमें सारी सिंपल सी इक्वेशंस थी और मैंने आपको बताया हुआ कि इक्वेशंस वो अलग से भी पूछ सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट आल्सो। ओके बेटा, अब आ जाएं जनाब अली पेज नंबर 29 के ऊपर, और वो है आपका कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल, ये नाम आपने पहले सुना हुआ है और ये नाम आपने पहले कोई 2 बार सुना हुआ है। एक बार सुना हुआ आपने जब आपने की थी मैट्रिक, आपने आई थिंक 10th में पढ़ा था ये, और उसके बाद दोबारा आपने इसका नाम सुना है फर्स्ट ईयर की अपनी बुक में चैप्टर नंबर 10 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, जहाँ पे आपने
एप्लीकेशंस पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस थी, उसमें आपने ये डिस्कस किया। वहाँ पे एक एक लाइन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, याद है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जहाँ पे बात हुई थी, उसके बाद आपने ये पॉइंट्स में डिस्कस की थी बात। बहुत तफसील नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ एक लाइन 2-4 लाइंस के अंदर उसने डाउन सेल, 2-4 लाइंस के अंदर नेल्सन सेल एक्सप्लेन किया था। तो लेकिन अब आप ज़रा उसको तफसील से पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डाउन सेल, नेल्सन सेल जो आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेल्सन सेल, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों बोर्ड में आए हुए हैं पेपर में, और लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपने इनको एज लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। डायग्राम है, दोनों में डायग्राम है। इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस में 1 नंबर डायग्राम का होता है, 4 में से 1 नंबर आपका डायग्राम का, उसका डायग्राम ज़रूर बनानी है। प्रैक्टिस कर लें इसकी तो फिर इजी होगा पेपर में बनाना, वरना वहाँ पे टाइम ज़्यादा ज़ाया करोगे। ओके जी, आए जनाब अली, डाउन सेल क्या पढ़ते हैं हम? डाउन सेल में हम पढ़ते हैं सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअली सोडियम मेटल इंडस्ट्री के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट मेटल है, इसको फर्दर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में मज़ीद केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए। डायरेक्टली एज सोडियम मेटल इसका इस्तेमाल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फर्दर इससे कंपाउंड्स जो बनते हैं तो इसके हवाले से इसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। यही रीज़न है आपको ये अलग से पढ़ाया जा रहा है। डाउन सेल हो गया, नेल्सन सेल जो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन का, और फिर एक सोडियम मेटल का इस्तेमाल होता है जो आपके ये जो होते हैं ना बेटा, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर में फॉर द कूलिंग पर्पस ये इस्तेमाल होता है वहाँ पे एज हीट एक्सचेंजर। जो मोल्टन सोडियम है ना, मोल्टन फॉर्म में सोडियम मेटल प्योर, ये बड़ा अच्छा हीट एक्सचेंजर है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है सोडियम मेटल मोल्टन फॉर्म में। तो बाकी इंडस्ट्री में ये एज कंपाउंड्स यूज़ होता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये फर्दर पढ़ाया जा रहा है तफसील के साथ। आए ज़रा देखते हैं, इसमें बातें कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है और नई नहीं है, आपने ये बातें सारी पहले पढ़ी हुई हैं, सिर्फ उन चीज़ों को एलेबोरेट किया जाएगा। डायग्राम आप देखेंगे कि डायग्राम इज़ आल्सो सेम जो आपने पहले वहाँ पे पढ़ी हुई है। अच्छा जी, देखें ज़रा, मैं डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ इसकी, ताकि वहाँ से फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करना ज़रा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर में लगा होता है एनोड, और ये बना हुआ है ग्रेफाइट का। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक इसके ऊपर शेप ऐसे बनी होती है, डोम शेप, डोम शेप, जैसे कि कोई गुंबद सा होता है ऐसे। ये आगे से यूँ एक्सटेंडेड होता है ऊपर से। अब इसमें देखें ऊपर एक पाथ सा बनाया गया हुआ है यहाँ पे। इसकी शेप देखें ऐसे है जैसे कि आपने देखे ना, जैसे फ़नल होती है, फ़नल लैब में देखी हुई, तो उस फ़नल को आप उल्टा कर लें तो इट्स लाइक दैट। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी शेप को ऐसे करके बनाया गया हुआ है, यूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे जनाबे अली लगा होगा कैथोड, और इसी तरह यहाँ पे ये बेसिकली एक सिलेंडर टाइप सा होता है, एक गोल। अब आपको तो ऑब्वियसली जब मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ तो ये 2D फॉर्म में है, तो लेकिन एक्चुअली ये एक सिलेंडर सा होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि ये किस तरह का होता है। इसको थोड़ा सा यूँ कर लिया जाए, यहाँ से आपको मिला करेगी क्लोरीन गैस। लेबलिंग मैं कर देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर मेरे से अच्छी ना बना सको तो कम से कम मेरे जैसी बना लेना। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है क्या, एनोड। एनोड है, और ये बना किस चीज़ का हुआ है, ग्रेफाइट का।
ओके, इसके बाद यहाँ पे एक मैश लगी होती है, एक स्क्रीन लगी होती है यहाँ पे, आयरन स्क्रीन, यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, आयरन स्क्रीन। ठीक हो गया। और ये क्या है, रेड वाला क्या शो किया मैंने, ये है कैथोड, ये है कैथोड। ये जहाँ पे कैथोड लिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर एक थोड़ा सा एरिया दिया होता है सोडियम मेटल को कलेक्ट करने के लिए। ऐसे करके इसको मार्क कर देता हूँ, यूँ। ठीक हो गया। यहाँ से सोडियम मेटल आपको मिला करेगी और यहाँ से आपको मिला करेगी क्लोरीन गैस, सोडियम मेटल या मोल्टन कह लें इसको। ओके जी, बस और तो नहीं है कोई चीज़। ठीक हो गया। यहाँ से ये कंटेनर बंद होता है चूँकि, तो कंटेनर जब बंद किया जा रहा है तो ऊपर से यहाँ पे थोड़ी सी एंट्रेंस उसने दी है, और ये किस लिए है, ये ऑब्वियसली हमारे सॉल्यूशन के लिए, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के लिए। ठीक हो गया। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इधर, यहाँ पे सारा सॉल्यूशन मौजूद है, जो कि किस चीज़ का सॉल्यूशन है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। चलें, ये आ गया आपका ग्रेफाइट का एनोड। ठीक हो गया। और कोई चीज़ बाकी तो नहीं रही हुई। ठीक हो गया। कैथोड आपका बना होता है आयरन का। ठीक हो गया बेटा। बुक में अगर आप देखें ना पेज नंबर 29 के ऊपर, तो उसने इसको पूरा एक पैराग्राफ की सूरत में लिख दिया हुआ है, पूरे एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया हुआ। तो ऑब्वियसली आपको ये बात पता है कि हम जब एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हैं चीज़ों को, तो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना जो है इसको रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि चीज़ें वाज़ेह नहीं होती, चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो मार्क्स स्कोर करने में आपको फिर वहाँ पे मसला हो सकता है। बेहतर है, और बल्कि आप समझ लें कि ज़रूरी है कि आपने कभी भी इस तरह के पैराग्राफ्स की फॉर्म में बात नहीं करनी। वहाँ पे आपने हेडिंग्स अगर बुक में नहीं भी हैं तो इसीलिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नोट्स के ऊपर हेडिंग्स भी बनी होती हैं, नोट्स के ऊपर अलग अलग उसने पैराग्राफ बना के लिखे होते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है उसने उन चीज़ों को पॉइंट्स में लिखा होता है। तो आपको पता है कि मार्क्स स्कोर करने के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप इस चीज़ को वहाँ से करें, नोट से करें, हेडिंग्स वगैरह वहाँ पे देख लें, वरना एक दो हेडिंग्स जो एक जनरल सी हेडिंग्स बनती हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पे एक हेडिंग आप बना सकते हैं रॉ मटेरियल की, फिर आप एक हेडिंग इसकी बना सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, ये कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक और हेडिंग आप मिसाल के तौर पे बना सकते हैं रिएक्शंस की, और फिर आप बता सकते हैं इसको बेनिफिट्स की। लास्ट में हम देखेंगे कि क्या बात होगी उसमें बेनिफिट्स की। इस तरह की 3-4 हेडिंग्स अपनी तरफ से बनाएं, नोट से इसको देखें, नोट से कर लें तैयार, तो दैट इज़ गुड आल्सो। अब हम आते हैं इस सेल के ऊपर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। बेटा एक्चुअली ये होता कैसा है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ये एक गिलास है। ये देखें, जैसे ये एक गिलास है और बिल्कुल इसी तरह का एक सिलेंडर सा होगा। अब आपको मैंने आपको बताया ना, बोर्ड पे तो आपको दिखाया जा रहा है 2D में, तो आप समझ लें कि आई एम शोइंग यू द क्रॉस सेक्शन। आपको ये इसका हाफ दिखाया जा रहा है, यानी कि जैसे ये ग्लास है, ये एक सिलेंडर है, और मैं इसको दरमियान से यूँ हाफ करूँ और आपको चीज़ों को दिखाऊं। तो लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये है एक सिलेंडर सा। अब इस सिलेंडर में क्या हो रहा है देखें ज़रा, ये एक सिलेंडर है पूरा, सेंटर में ये नीचे यहाँ पे
इधर करके, जहाँ पे इसकी आपको टिप नज़र आ रही है, सिर्फ इसका जो कैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे करके आप समझ लें कि ये आपका लगा हुआ है एनोड का ग्रेफाइट, ये ठीक हो गया, ये यहाँ पे सेंटर में लगा हुआ। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर कैनोपी सी बनी, ये डोम बना हुआ ना, ये चीज़ ये ऐसे बनेगी इस कप के ऊपर, इस गिलास के ऊपर, जैसे ये ऐसे मैं डोम बना रहा हूँ, ये डोम ऐसे इसके ऊपर बनाऊँ, तो ये डोम ऊपर से थोड़ा सा ओपन है, तो मैं अपनी फिंगर्स को यूँ ओपन कर देता हूँ, ये डोम यूँ ऊपर से ओपन है। ठीक हो गया बच्चे? ओके, उसके बाद अब ये है आपका कैथोड। अब कैथोड इसका कैसे है, तो कैथोड इसका आपको यहाँ पे तो नज़र आ रहा है ना साइड पे दो, एक्चुअल ऐसा नहीं। कैथोड एक सर्कुलर पाथ में है, यूं पूरे का पूरा राउंड, ये पूरा सिलेंडर है, इस पूरे सिलेंडर के यहां पे, बॉटम पे नहीं, अंदर इसके यहां पे अंदर की साइड पे पूरा राउंड ऐसे कैथोड मौजूद है। अब जब कैथोड मौजूद है यहां पे साइड पे, यहां पे कैथोड मौजूद है, तो कैथोड के साथ और एनोड के दरमियान में, ये एनोड था और कैथोड के दरमियान में ये मौजूद है एक आयरन की स्क्रीन। ठीक हो गया, यानी कि ये यहां करके मैं शो कर देता हूं, ये साइडों पे आपका कैथोड हो गया जो कि राउंड है, पूरा सर्कुलर पाथ में है। ऐसे अगर मैं ऊपर से शो करूं तो आपको यूं नज़र आएगा, ये राउंड है, सर्कुलर पाथ में कैथोड, दरमियान में यहाँ पे सेंटर में क्या है, नीचे एनोड, इसके ऊपर पूरा यूं करके ये जो डोम सा बना हुआ है ऐसे, ऊपर से इसकी स्लाइटली ओपन भी है गैस निकलने के लिए, और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो। अब होता क्या है, हम इसको, इस सिलेंडर को इसके अंदर सोडियम क्लोराइड ले लिया। जब इसमें सोडियम क्लोराइड लिया है तो ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड तो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो अब हमने करना है उस सोडियम क्लोराइड को पहले मेल्ट, उसको मोल्टन फॉर्म में लेके आना है, उसको लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में लेके आना है। उसके लिए ऑब्वियसली आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड का टेम्परेचर होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका वो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है किसके, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसको मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो भी थोड़ी सी बचत हो जाए। ऑब्वियसली जब मैं उसको हीट कर रहा हूँ, मैं उसको फ्यूल प्रोवाइड कर रहा हूँ या मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस भी मानी से मैं उसको हीट कर रहा हूँ, तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड या 700 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए मुझे कम हीट दरकार होगी, लेकिन अगर उसको मैंने 800 तक लेके जाना है तो मुझे ज़्यादा चाहिए होगा। तो अगर मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर दूँ तो फ्यूल भी इकोनॉमिकल हो जाएगा, उसमें भी बचत होती है फिर इंडस्ट्रीज़ की। इसके मेल्टिंग पॉइंट को हम करते हैं कम बाय एडिंग कैल्शियम क्लोराइड। क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। जब इसके कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं ना, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये 801 से कोई 580 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आ जाता है। अच्छा खासा इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला जाता है। तो अब ये चूंकि 580 के करीब आ जाता है, तो हम अब इस सेल को 600 के करीब ऑपरेट कर सकते हैं। हम इस सेल को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर ऑपरेट करते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये करीब इतना हो जाता है ना, तो फिर हम इसको 600 के करीब ऑपरेट कर सकते हैं। 580 के करीब टेम्परेचर आता है मेल्टिंग पॉइंट उसका, तो हम इसको ऑपरेट किसके ऊपर करते हैं, 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। नाउ दिस सेल विल बी ऑपरेटेड एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड अप्लाई करते हैं, यहाँ से ऑब्वियसली नीचे से हीट अप कर देते हैं इसको सेल को। तो ये जो कंटेनर है ये ज़ाहिर है कोई लोहे का या स्टील का, इस चीज़ का बना होगा जो कि उसको विद स्टैंड करे इतने टेम्परेचर के साथ। जब इसको हीट किया जाएगा तो आपका जो इसके अंदर जो सॉल्ट था, सोडियम क्लोराइड सॉलिड था, दैट विल बी कन्वर्टेड टू सोडियम क्लोराइड मोल्टन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में एक बार जब ये क्वेश्चन आया, तो जब पेपर्स आपके चेक हो रहे थे, तो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, जो आपका सुपरिटेंडेंट होते हैं उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि जिस बच्चे ने सोडियम क्लोराइड एक्वस लिख दिया है, यानी कि आपने सोडियम क्लोराइड लिखा है ना, और यहाँ पे आपने लिख दिया AQ, गलती से, मिसाल के तौर पर आपने गलती से इधर AQ अगर लिख दिया ना, तो आपका ये क्वेश्चन पूरे का पूरा गलत कर दिया जाएगा। इसकी लॉजिकल रीज़न है,
हम इस सॉल्यूशन में, इस सेल में सॉल्यूशन फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। इस सेल में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं किया जाता। बच्चे ये बात कान खोल के जहन में रख लें, बिठा लें, इसमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के अलावा वाटर का कोई आयंस वो मौजूद नहीं होंगे, इसलिए आपने एक्वस सोडियम क्लोराइड इसको नहीं लिखना। अगर आप इसको एक्वस सोडियम क्लोराइड लिखेंगे तो आप अगला जो सेल पढ़ेंगे नेल्सन सेल, ये नेल्सन सेल वाली बात बन जाएगी। एक्वस सोडियम क्लोराइड नेल्सन सेल में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे डाउन सेल में सोडियम मेटल की प्रोडक्शन के लिए प्योर सोडियम क्लोराइड जो होगा सॉलिड फॉर्म में वो इस्तेमाल किया जाएगा, उसको मेल्ट करेंगे और मोल्टन फॉर्म में लेंगे। ठीक हो गया बच्चे, ये बात ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, जब सोडियम क्लोराइड को मेल्ट किया जाएगा क्या बनाना चाहिए इसको? सोडियम क्लोराइड जब आयनाइज होगा, जब मोल्टन फॉर्म में होगा, आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में जब आते हैं तो वो अपनी आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाएंगे साथ में, और आपको ये भी पता है कि फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी हो जाते हैं। तो ये दो ही चीज़ें बता सकेगा, क्या? सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव। कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसमें। सोडियम क्लोराइड जब मोल्टन फॉर्म में होगा इसके केस में, तो अब इसमें क्या बन जाएगा? एक सोडियम बन जाएगा और एक क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोराइड के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पे अब सोडियम क्लोराइड के आयंस मौजूद हैं, सोडियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस इस जगह पे यहां पे मौजूद है। अब जब इस सेल को इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से जोड़ा जाएगा, जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, जब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली इसके अंदर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। जो नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ जाएगा? वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यही बात है ना, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं। आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या थे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल थे कि जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एक रिएक्शन करवाते हैं, जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक कहते हैं। दूसरा क्या था? गैल्वानिक, जिसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते थे। ठीक हो गया? ये कौन से सेल की टाइप है? ये इलेक्ट्रोलिटिक है, आपने ये पढ़ी हुई है वहां पर बात। अच्छा जी, जब अब इसके अंदर यहां पे मैं कह सकता हूं कि यहां पे जनाबे अली टू टाइप ऑफ जो आयंस हैं वो मौजूद हैं, ऐसे सोडियम और क्लोराइड। इसके अंदर साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी है थोड़ी सी मिकदार में, मैं बताता हूँ उसका क्या होगा। फिलहाल इसको सोडियम क्लोराइड को समझें आप। इसमें मौजूद है जनाब सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं दैट विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव कैथोड, जो नेगेटिव आयन है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो यही काम होगा, ये जाएगा इस तरफ और ये जो क्लोराइड है ये किस तरफ आएंगे? ये आएंगे आपके एनोड के ऊपर, ग्रेफाइट का जो एनोड हुआ है। अब होगा क्या फर्दर? ये सारी बातें ना, अब आपने पहले जो शुरू वाली बातें थी रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड वाली, उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालने वाली, 800 डिग्री सेंटीग्रेड को 600 तक ले आने वाली, ये सारी बातें आप ऊपर कर देंगे रॉ मटेरियल में। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में बात कर देंगे, इसकी डायग्राम बना देंगे, लेबल कर देंगे। उसके बाद आप फिर आ जाएंगे इसकी वर्किंग के ऊपर और उसके बाद आ जाएंगे इसके रिएक्शंस के ऊपर। अब जब रिएक्शंस की बात करेंगे तो रिएक्शन में आपने फिर दोनों बता देने, क्या आपने बता देना कि रिएक्शंस ऑन कैथोड, इसी तरह रिएक्शन ऑन एनोड, दोनों के ऊपर। कैथोड के ऊपर क्या हुआ करती है? कैथोड के ऊपर हुआ करती है रिडक्शन, CR मैंने आपको याद करवाया हुआ। कैथोड के ऊपर क्या होते हैं? रिडक्शन। जब कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है तो रिडक्शन का क्या मतलब है? बेसिकली कि उसने इलेक्ट्रॉन को, कैथोड के ऊपर जब रिडक्शन होनी है तो उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। सोडियम पॉजिटिव जाएगा इसके ऊपर कैथोड के ऊपर और जाके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बना देगा सोडियम मेटल। देखे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, सोडियम पॉजिटिव था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था।
जब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो डेफिशिएंसी पूरी हुई, कन्वर्ट किस में हो गया, सोडियम मेटल में। ये यहाँ पे हमें मिल जाती है सोडियम मेटल, इस जगह पे। ये जो कंपार्टमेंट बना हुआ ना पूरा, ये यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। क्लियर होगी जी बात। अच्छा, अब दूसरी तरफ एनोड पे क्या होना है, एनोड पे इसने जाना है क्लोराइड ने, Cl नेगेटिव, ये जाएगा एनोड के ऊपर और जाके एनोड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन करेगा लूज। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन करेगा लूज। जब इसने इलेक्ट्रॉन किया पुत्र लूज, तो ये क्लोरीन एटम बन जाएगा ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था Cl नेगेटिव, तो वही एक इलेक्ट्रॉन उसने कर दिया लूज, तो क्या बन गया, क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम की फॉर्म में तो नहीं रह सकता, ये यहां से पकड़ेगा एक और किसी क्लोरीन को साथ और क्या बना देगा, Cl2, क्लोरीन गैस। क्लियर होगी बात, मुश्किल है कोई, सिंपल से। क्या मैंने बताई बात, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में आपने जनाब थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड डाला है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है वो कम करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट कम करके हम उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ले आए। जब उसको इसके करीब ले आए हैं, तो अब आपने उसको जब आयनाइजेशन हुई है उसकी, तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव बना। तो जब आपने इनको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा, एनोड और कैथोड बनाया, तो क्या होगा, कैथोड की तरफ जाएगा जो पॉजिटिव है वो, तो पॉजिटिव कौन है, सोडियम, सोडियम जाएगा कैथोड की तरफ, सोडियम जाएगा कैथोड की तरफ। इसी तरह एनोड की तरफ कौन जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड, क्लोराइड जाएगा इसके ऊपर। जब एनोड पे क्लोराइड जाएगा तो वो क्या करेगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो उसने सोडियम से छीना हुआ था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जाके करेगा लूज, बनाएगा क्लोरीन एटॉमिक। तो जो क्लोरीन एटॉमिक है वो एटॉमिक फॉर्म में तो नहीं रह सकेगी, डायटॉमिक फॉर्म में होती है क्लोरीन गैसेस, तो वो क्लोरीन एक और क्लोरीन एटम के साथ मिलकर बना देगा क्लोरीन गैस। ये बन गया, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे बन गया सोडियम, ये सोडियम मोल्टन फॉर्म में था, ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे राइज होना शुरू हो जाएगा। जब राइज होगा तो इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, इसको यहाँ से हासिल कर लिया जाएगा, एयर से क्लोरीन गैस हासिल कर ली जाएगी। अब क्लोरीन गैस भी यहाँ से आपको प्योर फॉर्म में, यहाँ से क्लोरीन गैस मिल गई और यहाँ से आपको सोडियम मेटल मिल गया। क्लियर हो गया बेटा। आज का लेक्चर टाइम आपका हो रहा है ख़त्म, तो इसको यहाँ तक रखते हैं। इसमें सिर्फ एक दो बातें छोटी छोटी सी रह गई हैं एडवांटेजेस से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। बाकी कंस्ट्रक्शन रिएक्शंस आपके ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ओके बेटा, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद करें, बाकी इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। गुड लक।